नमस्कार। स्वागत है आपका थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टी रिलेशन भाग 1 में। इस लेक्चर में हम लोग फंडामेंटल रिलेशन जो है, जो हम लोग जानते हैं या इनकाउंटर करते हैं या मिलता है थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी के बीच, उसको समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से उसको निकाला जाएगा, जो कि हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो मेजरेबल क्वांटिटी है, जैसे कि पीवीटी डायग्राम, पीवीटी जो डेटा होती है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इन सब डेटा को कैसे यूज़ करके वो सब प्रॉपर्टीज़ निकाला जाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल चेंज इन एंट्रोपी हुआ या चेंज इन एंथैल्पी और ये सब की चीज़ें जो है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि प्रॉपर्टी कैसे आप रिलेट करते हैं एक दूसरे से, और उसमें एक कॉमन जो चीज़ है, जो आम जो चीज़ है, वो ये है कि डिफरेंशियल फॉर्म हमेशा यूज़ होने वाला है। क्योंकि क्या है कि जो भी प्रॉपर्टी है वो एक वेरिएबल पे यूजुअली डिपेंड नहीं करती है, वो 2-3 पे होती है या 2 मिनिमम तो होती ही है। क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि कोई भी जो प्रॉपर्टी है, जो हम लोग टू इंटेंसिव जो प्रॉपर्टी से रिलेट होता है, तो उसको तभी हम स्टेट से डिफाइन करते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, उसको समझने के लिए हमको पहले बेसिक जो पार्शियल डेरिवेटिव समझना पड़ेगा, और फिर हम उस पर थोड़ा सा और चर्चा करेंगे कि क्या क्या रिलेशन निकलता है और कैसे आप बेसिक चीज़ों को टेबल या डिफरेंशियल फॉर्म को कैसे आप कैलकुलेट करते हैं जब आपके पास फंक्शंस नहीं दी होती हैं और टेबल दी होती है। तो चलिए समझते हैं इसके बारे में, और ये थोड़ा सा मैथमेटिकल ज़्यादा होगा, तो इस पर डेरिवेशंस भी है, तो इस पर ध्यान दीजिए। तो पहला चीज़ तो ये है कि हम बात करते हैं स्टेट पोस्टुलेट, जो हम कहते हैं थर्मोडायनामिक्स में, कि अगर सिंपल कंप्रेसिबल सब्सटेंस है तो उसे कम्प्लीटली हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं कि क्या स्टेट है उसका, और उसके लिए आपको चाहिए 2 इंडिपेंडेंट जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इंडिपेंडेंट और इंटेंसिव, ये पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इंटेंसिव का मतलब ये हुआ जो कि मास डिपेंडेंट या वॉल्यूम डिपेंडेंट नहीं हो, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर की बात करें या स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, इस टाइप की चीज़ें। तो अगर आप ये एक्सप्रेस कर सकते हैं तो ये एक तरह का सिंपल कंप्रेसिबल सब्सटेंस होगा जो कम्प्लीटली एक्सप्रेस हो जाएगा। और जो बाकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो भी उससे रिलेटेड है, उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड होगा। तो उसी के बारे में क्या चर्चा करेंगे, किस तरह से आप कनेक्ट करते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि एक नॉर्मल हम लोग, जैसे कि ये प्रॉपर्टी है Z, तो ये Z अगर 2 इंटेंसिव प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है, तो डिफरेंशियल ऑफ Z कैसे हम डिफाइन करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि अगर हम कोई भी फंक्शन लेते हैं f = fx, ठीक है, तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा। तो डेरिवेटिव जो है, सपोज़ हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पे निकालें, ठीक है, तो ये आपका स्लोप हो गया। अगर इस ढंग से हम निकालना चाहते हैं तो ये बेसिकली स्लोप हो गया। स्लोप क्या हो गया, डेरिवेटिव हो गया। तो यही आपका df/dx हो गया। और चूँकि ये बात कर रहे हैं इसमें कि एक ही वेरिएबल है इसमें, f, जो डिपेंड करता है x पे। अब इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप x और डेल्टा x छोटा सा डिफरेंस ले, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप जो है fx प्लस डेल्टा x निकाले। तो एक तरह से इसका आप स्लोप निकालने के लिए आप इस जो है इसको एज्यूम करें कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आपका ये स्लोप जो है निकल सकता है इस ढंग से कि ये डेल्टा f/डेल्टा x हो गया। अब ये जो स्लोप है, ये अगर ये डिस्टेंस डेल्टा कम होते चला जाएगा तो धीरे धीरे ये पॉइंट इधर आ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि डेल्टा x अगर हम लोग कह देते हैं कि ये लिमिट गोज़ टू 0 है, तो डेल्टा f/डेल्टा x, जैसे हमने कह दिया कि स्लोप है, वो पॉइंट करेगा, ये अप्रोच करेगा ये df/dx को, ठीक है। तो इसी को हम लोग ये लिख रहे हैं कि ये df/dx जो आपका स्लोप है, जो डेरिवेटिव है फंक्शन का f विथ रिस्पेक्ट टू x, ये रिप्रेजेंट क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है चेंज ऑफ f विथ x, मतलब जिस तरह से आपका चेंज हो रहा है f विथ x, ओके। और ये लिमिट है इसका डेल्टा x गोज़ टू 0 पे, ये जो रेशियो है del f/del x, जिसे हमने ये कहा del f/del x, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं f x प्लस डेल्टा x माइनस fx, मतलब ये डिस्टेंस
ठीक है, और डिवाइडेड बाय ये जो आपकी डिस्टेंस है या जो गैप है, ये जो वैल्यू है, माइनस एफ एक्स। तो ये क्या हुआ, ये हो गया एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स। तो ये स्लोप जो है लिमिट एक्स डेल्टा एक्स गोज़ टू 0 पे डिपेंड करता है। चलिए, इसको अगर आप निकालना चाहे, एक अप्रॉक्सीमेट करना चाहे एग्जांपल के माध्यम से, तो ये एग्जांपल है जिसमें कि CP जो है, हमें पता है कि CP की वैल्यू जो है किसी भी टेम्परेचर पे वो डेरिवेटिव है H डिवाइडेड बाई dt, और H फंक्शन है आइडियल गैस के केस में फंक्शन ऑफ टेम्परेचर पे ही डिपेंड करती है आइडियल गैस। तो CP ऑफ आइडियल गैस जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि याद रखिए कि अगर हम लोग ये भी कह चुके हैं कि भाई DH जो है आपका CP dt भी होता है ना, तो उसी को हम लोग ये कह रहे हैं। और नॉर्मली CP फंक्शन ऑफ टेम्परेचर भी है, तो अगर आप टेम्परेचर चेंज करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका ये टर्म भी चेंज होने वाला है। इसमें जो प्रश्न ये कहा गया है कि आपको ये निकालना है CP जो एयर का है 300 केल्विन यूजिंग द इंथैल्पी डेटा फ्रॉम द टेबल, मतलब कि टेबल का इंथैल्पी डेटा को यूज़ करना है और इसको ये कंपेयर करना है जो कि आपके ऑलरेडी इस पर्टिकुलर वैल्यू जो है CP की इस कंडीशन पे दी हुई है। तो CP की वैल्यू 300 केल्विन पे ये दी हुई है 1.0 पे, और बुक में दी है जो है, हम जो टेक्स्ट बुक यूज़ कर रहे हैं उसमें A2B दी हुई है, और टेबल जो है आप निकाल सकते हैं, अगेन आपके पास टेबल दी हुई है जो बुक में है। तो अब इसको निकालने के लिए हमने क्या किया कि इस टेबल की वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे लिख लिया है कि भाई 300 जो है, इसको अगर आप चाहे तो, चूँकि हमारे पास तो एक्चुअली फंक्शन नहीं है, ये वाला फंक्शन जो h एज ए फंक्शन ऑफ t जो है, जो h एज ए फंक्शन जो t है वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो ये अवेलेबल जो है नहीं है, नॉट अवेलेबल, मतलब कि नहीं हमारे पास है नहीं। तो हमें करना क्या पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा कि CP इज इक्वल टू DH/dt। तो ये हमें निकालना है, CP जो है इज इक्वल टू DH जो है T, ये हमें 300 केल्विन पे निकालना है, ठीक है। अब इसको हम क्या करने वाले हैं, इसको हम अप्रॉक्सीमेट करेंगे जैसे हमने पहले इसमें किया था, जो है यहाँ पे किया था, करेक्ट। तो इसी को हम अप्रॉक्सीमेट करेंगे और ये वैल्यू निकल के आएगी आपकी डेल H जो है, हम लोग अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं जो T पे, और ये डेल T, ठीक है। हम लोग कह रहे हैं ये 300 पे आप निकालिए इसका डेल्टा H और इस पर डिवाइड कीजिए आपको डेल्टा T, ठीक है। अब जैसे हम लोगों ने कहा कि भाई अगर हम बहुत छोटा लेते हैं डेल्टा T, तो इसको हम अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। ये जो है स्ट्रिक्टली जो बिल्कुल जो डिपेंड करता है इस कंडीशन पे वो है कि डेल्टा T जो है वो ऑलमोस्ट 0 होना चाहिए। तो चलिए हम लोग इसको कहते हैं कि चलिए हमारा जो डिफरेंस अगर हम लोग 5 केल्विन अगर ले लेते हैं, मतलब ये कि यहाँ का 300 का हम 350, बिकॉज हमें निकालना है इसका, हमें इसको पता नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि एक यहाँ का ले लेते हैं 295 का पे और एक 305 पे। क्यों लेते हैं, क्योंकि टेबल पे ये वैल्यूज़ दी हुई हैं, ठीक है। तो हमने इसका ले लिया और इसका ले लिया। अब क्या है कि हमें ये वैल्यूज़ दी हुई हैं इंथैल्पी की, जो कि टेबल से निकाली है, हमने यहाँ पे इसमें प्रेजेंट किया, हमने दिखाया है कि ये इंथैल्पी जो है 305 पे ये है और 295 पे ये है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि H 305 केल्विन माइनस H 295 केल्विन डिवाइडेड बाई 305 केल्विन माइनस 295 केल्विन। और ये वैल्यू जो अगर आप प्लग इन करेंगे तो ये निकल के आ जाएगी -295.17। इसमें यूनिट आप डालिए किलो जूल्स पर केजी, और इस पे आप ये है 10 केल्विन आ गया, ठीक है। तो ये वैल्यू निकल के आती है 1.005 एग्जैक्टली जो हमने दिया हुआ है यहाँ पे। कहने का मतलब ये है कि डिफरेंशियल जो क्वांटिटीज़ हैं यहाँ पे, जो आपको ये डिफरेंशियल क्वांटिटी, इसको हम लोग डिफरेंस के फॉर्म में लिख सकते हैं, बशर्ते डेल्टा T जो है बहुत स्मॉल लिया जाएगा। और अगर देखा जाए तो यही प्रिंसिपल है जो कि फाइनल डिफरेंस जो हमारे CFD में यूज़ होता है, कंप्यूटेशन फ्लूइड डायनेमिक्स में होता है, या कहीं पे भी आप जहाँ पे ये कॉमसॉल जो है एक अलग से एक जहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करते हैं, उसमें नॉर्मली हम लोग जो कंटिन्यू मीडियम की बात करते हैं, वहाँ पे एक आम तौर पे है कि डिफरेंशियल को आप जो है डिफरेंस के फॉर्म में लीजिए, जिससे कि आप न्यूमेरिकली उसे सिमुलेट कर सकते हैं।
तो ये बेसिस भी बन जाता है, बेसिस फॉर न्यूमेरिकल सिमुलेशन। ठीक है, ये जो कॉमन है, तो ये न्यूमेरिकल सिमुलेशन में काम होता है। ये आपका फाइनाइट डिफरेंस कहते हैं इसे। ठीक है, चलिए इसे आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन का। तो इसका रीज़न ये है कि हम क्यों पढ़ना चाहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। जो कई जो सिस्टम है वो उसमें ऐसा नहीं है कि जैसे कोई फंक्शन अगर वेरिएबल है एक्स जेड जो डिपेंड करता है एक्स एंड वाई पे, तो कई बार क्या होता है कि वाई जो है वो कांस्टेंट होता है और जेड चेंज हो रहा है एक्स के। तो ऐसे में चेंज इन जो जेड है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जो है वो क्या होगा, कीपिंग वाई कांस्टेंट। तो इस टाइप के जो चेंजेस हैं जो कि इसमें एक ही वेरिएबल चेंज हो रहा है होता है, बाकी सब कांस्टेंट होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो उसको उस सिंबल को हम लोग यूज़ करते हैं डेल्टा, ये डेल कहते हैं कई बार, तो नॉर्मली इसे मैं कहूँगा डेल। तो जो सिंबल जो डेल है रिप्रेजेंट जो है डिफरेंशियल चेंज को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि डी है, लेकिन डी क्या है कि टोटल डिफरेंशिएशन चेंज होता है। ठीक है, जिसमें कि हर वेरिएबल आपका चेंज होता है, टोटल डिफरेंशिएशन ये वाला। और ये जो है ये कहता है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन, मतलब ये कि केवल एक वेरिएबल चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं तो ये चेंजेस जो हैं वो आइडेंटिकल हो जाते हैं, बट अगर डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं तो ये अलग ये नहीं होते हैं। इसको हम बाद में समझेंगे इसको अच्छे से। तो चलिए पहले एक बार ये इसको देख लीजिए, इस फॉर्मूला को, कि हमने क्या किया कि डेल जेड बाई डेल एक्स जो है वो लिमिट, इसमें भी सेम हमने लगाया लिमिट डेल एक्स बाई डेल एक्स, बट इसमें क्या है कि वाई कांस्टेंट है, नोट कीजिए, और ये डेल एक्स जो है वो अप्रोचेस ज़ीरो, मतलब ये तो कंडीशन लगना ही लगना है। बट और ये इसमें फिर हम लोगों ने जेड एक्स प्लस वाई, देखिए वाई कांस्टेंट रखा है, माइनस जेड एक्स वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इस प्लॉट को देखा जाए तो ये वाला प्लॉट है जिसमें कि सपोज़ आपका ये फंक्शन है, सरफेस है, इसमें अगर जेड डिपेंड करता है एक्स और वाई पे, तो एक काइंड ऑफ सरफेस है। अब इसका एक क्रॉस सेक्शन अगर लिया जाए तो कि अगर y को हमने कांस्टेंट कर दिया, सपोज y इस पे कांस्टेंट है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा एक क्रॉस सेक्शन हो गया जिसमें कि z ही वेरिएबल है, z वेरिएबल जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब x ही चेंज हो रहा है केवल। ठीक है, तो इस पे अगर आप लेते हैं y को कांस्टेंट कर देते हैं, लेट्स से y0 और कांस्टेंट है, ठीक है, तो और इसमें x वेरिएबल है, तो इसका मतलब ये काइंड ऑफ एक क्रॉस सेक्शन है उस पर्टिकुलर सरफेस का। तो आपको इसी पे आपको कोई स्लोप निकालना होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, कि भाई इसी प्लेन पे आपको स्लोप की बात कर रहे हैं हम लोग। तो चलिए इसको सोचते हैं इसके बारे में कैसे हम लोग किया जाए। इसको करने के लिए अभी हम लोग ऐसा करते हैं कि पहले तो हम लोग इन जनरल हम लोग बात करते हैं कि अगर हमें इंटरेस्ट है, हमारा करंट अगर इंटरेस्ट है जिसमें कि हम चाहेंगे कि अगर z जो फंक्शन है z एक्स वाई, ठीक है, और हमारा इंटरेस्ट अगर है कि हमें डिफरेंशियल चेंज लेना है dz, टोटल चेंज इसमें, और तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे हमने कहा कि x और y जो है वो इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब डेल एक्स बाई कीपिंग वाई जो है वो अगर डी एक्स होगा, बट डेल जेड जो अगर कीपिंग वाई जो है वो डी जेड नहीं होगा, क्योंकि जेड डिपेंड करता है वाई पे। तो ये चीज़ नोट कीजिए। तो ये वाला पार्ट को मैं लिख सकता हूँ डेल जेड का, अगर जो चेंजेस जेड में आ रहा है कीपिंग एक्स कांस्टेंट, और जो चेंजेस फिर जेड में आ रहे हैं जो कीपिंग वाई कांस्टेंट। तो एक तरह से ये हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन उठना है कि अगर हमें फाइंड करना है चेंज जिसमें कि एक्स वाई चेंज हो रहा है और डेल्टा एक्स, तो मान के चलिए कि डेल्टा एक्स जो है एक्स चेंज हो रहा है डेल्टा एक्स से, और वाई चेंज हो रहा है डेल्टा वाई से, और ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ये चूँकि ये सब इंडिपेंडेंट है, ठीक है, तो हम इसको ऐसा ले सकते हैं कि z जैसे ये है, सपोज़ एक पॉइंट है इस 3 डायमेंशनल प्लॉट में, और दूसरा ये पॉइंट है यहाँ पे, तो इसका हमें डिफरेंशियल निकालना। तो इस केस में नोट कीजिए, इसमें आपका दोनों चेंज हो रहा है,
एक्स एंड वाई। तो ऐसे केस में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि इसमें दोनों चेंज हो रहा है। सिंगल होता तो अब बात अलग थी। कहने का मतलब डेल जेड क्या है, डेल जेड आपका जो है जेड एक्स बाई दिस एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस जेड एक्स वाई। ठीक है, ठीक है। अगर हम लोग इसमें से जेड एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई इसको हम लोग, ठीक है, सब्ट्रैक्ट और ऐड कर देते हैं, मतलब दो बार दो टर्म ऐड कर देते हैं, तो हमें मिलता है ये डेल्टा जेड जेड एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस जेड एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई प्लस जेड एक्स वाई वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस जेड एक्स वाई। ठीक है, अब इस पे ध्यान दीजिए। तो इसमें ये वाला पॉइंट पे ध्यान दीजिए। तो इसमें क्या है कि हमने क्या किया है इसमें कि इसमें अगर ये वाला पार्ट कांस्टेंट है, पहला वाला पार्ट, और सॉरी सेकंड वाला पार्ट कांस्टेंट है, ठीक है, और दूसरे केस में क्या है कि ये कांस्टेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि इसको हम दो भाग में डिस्कस कर सकते हैं। एक तो जिसमें कि हम लोग पहले तो आप y चेंज कीजिए, y टू वाई प्लस डेल्टा वाई, उसके बाद फिर आप x चेंज कीजिए y प्लस डेल्टा वाई से, फिर आप निकल के आ रहे हैं x प्लस डेल्टा एक्स वाई, फिर y प्लस डेल्टा वाई कांस्टेंट है। तो ये वाला पार्ट को और ये वाला पार्ट को हम अलग अलग कर सकते हैं। तो ये वाला पार्ट अगर सपोज़ इस पे अगर डिवाइड करें हम लोग जो है डेल्टा एक्स ऊपर डेल्टा एक्स हम लोग करें, और यहाँ ये वाला पार्ट को हम अगर डिवाइड करें डेल्टा वाई और फिर डेल्टा वाई, तो ऐसे निकल के आएगा आपका जेड एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस जेड एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस जेड एक्स प्लस वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस जेड एक्स वाई डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई। ठीक है, अगर आप लिमिट लेते हैं इसमें, अगर लिमिट लिए लिमिट डेल्टा एक्स गोज़ टू ज़ीरो एंड डेल्टा वाई गोज़ टू ज़ीरो, तो ये निकल के आएगा पार्शियल डेरिवेटिव, है कि नहीं। पार्शियल डेरिवेटिव आपका पहला टर्म आ जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव डिवाइडेड बाई डेल जेड डिवाइडेड बाई डेल एक्स। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा और ये डी एक्स आ जाएगा, और ये आपका आ गया वाई कांस्टेंट, क्योंकि आपका वाई कांस्टेंट है इसमें, प्लस डेल जेड बाई डेल वाई डी वाई और एक्स कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये आपका एक डिफरेंशिएशन हो गया, ये आपका प्रॉपर फॉर्म हो गया पार्शियल डिफरेंशिएशन का, जिसमें कि आपने डेल्टा जेड जो चेंज इन जेड आपने निकाला, कंट्रीब्यूशन पार्शियल डेरिवेटिव्स के जो भी आपके वेरिएबल्स थे उसको इस फॉर्म से निकाला, जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स थे। ठीक है, तो ये फॉर्म है आपका पार्शियल डेरिवेटिव का। इसके आपने पहले भी किया होगा, बट इसको जस्ट हम लोग रिफ्रेश कर रहे हैं इसे। अब हम लोग बात करते हैं कि इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। ठीक है, तो ये कंसिडर जो एयर है वो 300 केल्विन एंड 0.83 मीटर क्यूब पर केजी, एंड स्टेट ऑफ जो एयर है वो चेंज होता है 300 के से 302 के पे, और इसका जो डेंसिटी है वो चेंज होता है 0.86 से 0.87। तो ये आपका मीटर क्यूब पर केजी पे आपका ये चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अगर इसको आप रेफरेंस में मान के चले कि मास आपका 1 ग्राम 1 केजी है इस केस में, तो वॉल्यूम आपका चेंज हो रहा है 0.86 मीटर क्यूब से 0.87, इस तरह से कर सकते हैं। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये आपका कुछ नहीं है, स्पेसिफिक वॉल्यूम है, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम आपका 0.86 से 0.87 चेंज हो रहा है।
कुछ डिस्टर्बेंस की वजह से। अब आपको बताना है कि अगर ये दिया है तो आपको प्रेशर का चेंज बताना है, कितना आपका चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसको आप निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको ये कहना पड़ेगा कि भाई एयर जो है वो आइडियल गैस है। ठीक है, और पीवी जो है आप लिख सकते हैं आरटी। ठीक है, और तो इसमें और हम लिख सकते हैं पी इज इक्वल टू आर टी बाई वी आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम है। और चूंकि आर कांस्टेंट है, ये नोट कीजिएगा, आर जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम लोग लिख सकते हैं पी इज़ ए फंक्शन ऑफ टी और वी बेसिकली। अब यहाँ से आपको निकालना है डी पी, क्योंकि आपको चेंज निकालना है, और आपको दिया हुआ है क्या क्या, डी टी दिया हुआ है और डी वी दिया हुआ है, क्योंकि चेंजेस आपको दी हुई हैं। तो अभी जो हमने किया इसके हिसाब से तो ये यहाँ ये होना चाहिए कि डेल पी बाई डेल टी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, डेल टी प्लस डेल पी बाई डेल वी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डी वी। ठीक है, इस वाले इक्वेशन से जो आपने देखा यहाँ पे, इससे आपको ये निकल जाएगा डेल पी बाई डेल टी जो आर बाई वी है, ये क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा आर बाई वी। ठीक है, डी टी, क्योंकि आप इसे डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आपको निकल के आएगा आर बाई वी, और ये निकल के आएगा माइनस आर टी बाई वी स्क्वायर डी वी, है ना। तो डी टी को हम अप्रॉक्सीमेट करेंगे डेल्टा टी, चूँकि हम कह रहे हैं कि बहुत छोटा है, बहुत स्मॉल है चेंजेस, और डी वी को हम करेंगे डेल्टा वी। ठीक है, तो ये आपका जो है 2 केल्विन है, 302 माइनस 300, और ये डेल वी स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है वो है 0.87 से 0.86 से 0.87 मीटर क्यूब पर केजी। तो ये आ गया आपका 0.01 मीटर क्यूब पर केजी। ठीक है, तो अब क्या है कि आप इसे प्लग इन कर सकते हैं। ठीक है, और आर की वैल्यू आपको गैस कांस्टेंट आपको पता है, आप टेबल से निकाल सकते हैं। तो ये निकल के आ जाता है, फिर डीपी जो है इसका पहला टर्म जो है, ये वाला टर्म जो है ये निकल के आता है 0.664 किलो पास्कल, और दूसरा निकल के आता है 1.155 किलो पास्कल, ये निकल के आता है। ठीक है, तो ये फाइनली आपका जो चेंज है 0.491 किलो पास्कल आता है। ठीक है, ये हो गया डीपी। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, ये माइनस में रहेगा, प्रेशर जो है कम हो जाता है। कितना कम होता है, 0.491 किलो पास्कल कम हो जाता है, इसके डिस्टर्बेंस की वजह से, जो डिस्टर्बेंस है उसकी वजह से हो सकता है। अब इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि अगर सपोज़ टेम्परेचर कांस्टेंट होता तो जो चेंजेस होता वो 0.6, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होता तो ये पहला वाला पार्ट 0 होता। ठीक है, दूसरा वाला पार्ट ही कंट्रीब्यूट करता है। इसका मतलब कि अगर स्पेसिफिक वॉल्यूम बढ़ता है 0.01 से तो प्रेशर जो है घट जाता 1.155 किलो पास्कल। मतलब ये है कि इफ़ जो है टी कांस्टेंट होता तो डेल पी क्या होता, डेल पी आपका -1.155 किलो पास्कल होता। अगर आपका वॉल्यूम कांस्टेंट होता तो डीपी जो होता है वो 0.664 किलो पास्कल होता है, ये बढ़ जाता। ठीक है, तो ये बेसिकली कहने का मतलब ये आपका डेल पी बाई टी है, ये आपका डेल पी बाई वी है, और इसी को हम लोग लिख रहे हैं कि डेल पी टी प्लस डेल पी वी, जैसे हमने पहले भी लिखा है ना। चलिए, तो इससे आपको समझ में आया किस तरह से टोटल डिफरेंशियल जो कि राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड है उसको कैसे आपने पार्शियल डिफरेंशियल जो कि आपका राइट हैंड साइड पे जो लिया हुआ है, सो लेफ्ट हैंड साइड में टोटल डिफरेंशियल है, राइट हैंड साइड में पार्शियल डिफरेंशियल, कैसे आपने यूज़ किया निकालने के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन जनरल पार्शियल डिफरेंशियल रिलेशंस का। ठीक है, तो अभी तक हम लोग बात की है कि अगर z अगर फंक्शन है x और y का, तो इसका डिफरेंशियल जो है टोटल डिफरेंशियल को हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग अगर मानते हैं कि ये m है और ये n है तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं m dx
प्लस एन डी वाई। और ये m अगर इसको हम भी पार्शियल डेरिवेटिव इसका लेते हैं तो ये निकल के आता है, अगर सपोज़ y से लेते हैं कीपिंग x कांस्टेंट, तो ये निकल के आता है डेल स्क्वायर z बाई डेल x डेल y। ठीक है, क्योंकि m तो आपका डेल z बाई डेल x है ना, यहाँ पे दिया हुआ है। और ये अगर आप लेते हैं डेल m बाई डेल x कीपिंग y कांस्टेंट, तो निकल के आता है ये डेल z स्क्वायर डेल y डेल x। ठीक है, तो ये आपका देखा जाए तो सेकंड डेरिवेटिव निकल के आया है ना। तो ये आपका पार्शियल डेरिवेटिव, जो फर्स्ट डेरिवेटिव का आपने पार्शियल डेरिवेटिव फिर से आपने किया। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये दोनों, अगर आप देखें तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म इक्वलेंट है अगर आप इसको एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ऑर्डर जो डिफरेंशिएशन का उसे अगर एक्सचेंज कर दे तब भी अगर सेम है तो ये इक्वलेंट हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और यही इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि प्रॉपर्टीज़ में जो एग्जैक्ट जो डिफरेंशियल्स हैं, जैसे प्रॉपर्टी है आपका जो कि इंटेंसिव वेरिएबल पे डिपेंड करता है वो प्रॉपर्टी, तो ये प्रॉपर्टीज़ इन जनरल एग्जैक्ट है, इसका डिफरेंशिएशन जो है वो नॉर्मली एग्जैक्ट होता है, जो टोटल डिफरेंशिएशन है। और चूँकि ये कंटिन्यूस पॉइंट होता है तो ऐसे केस में जो इसका ऑर्डर डिफरेंशियल है वो इमेटेरियल हो जाता है, मतलब ये फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो इसको लिख सकते हैं आप किसी भी ऑर्डर में। तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल का एक तरह से परिभाषा भी है कि अगर पता करना है कि डी जेड एग्जैक्ट है डिफरेंशियल, मतलब डी लिख सकते हैं, तो ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होना चाहिए, दोनों कंडीशन, मतलब कि ये दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, सो अगर आपको पता करना है कि डी जेड जो है वो एग्जैक्ट है तो ये कंडीशन होगा। ठीक है, तो इसका मतलब डेल एम बाई डेल वाई एक्स जो है वो बराबर होना चाहिए डेल एन बाई डेल एक्स वाई, ये हो गया कंडीशन। मतलब ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन जो है, डिफरेंशियल जो है वो इमेटेरियल हो जाता है, मतलब कि माँ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो हम लोग नॉर्मली प्रॉपर्टी की बात करते हैं थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी में, क्योंकि वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। ठीक है, और यही एक बेसिस है, ये बेसिस भी हो जाता है हमारा जो है बाद में हम जो पढ़ेंगे मैक्सवेल रिलेशन का। ठीक है, तो ये बेसिस भी हो जाता है, यही जो है वो बेसिस भी बन जाता है, इसी आधार पे हम मैक्सवेल रिलेशन भी हम निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कोशिश निकालते हैं कि कुछ और प्रॉपर्टीज़ निकाले, आपके कुछ और रिलेशंस निकाले। तो इसमें हम लोग साइक्लिक और एक इन्वर्स रिलेशन निकालने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग फिर से करते हैं कि अगर हम लोग जेड ही देखते हैं कि फिर से हम लोग जेड पे फंक्शन देखते हैं जो कि डिपेंड कर रहा था एक्स एंड वाई पे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x जो है वो x y z। ठीक है, अगर इस केस में y जो है और z जो है इंडिपेंडेंट हो जाएगा तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगर ऐसे लिखते हैं तो हम डी जेड इज इक्वल टू डेल एक्स बाई डेल वाई जेड डी वाई प्लस, क्योंकि प्रॉपर्टी है तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि इस तरह से हम लिख सकते हैं डेल एक्स बाई डेल जेड डेल वाई डी जेड। ठीक है, अच्छा अब रिकॉल कीजिए कि हम लोगों ने पहले लिखा था जो डी जेड इज इक्वल टू डेल जेड बाई डेल एक्स वाई डेल एक्स प्लस डेल जेड बाई डेल वाई एक्स डी वाई। ठीक है, अब इसमें चाहे तो आप ये वाला में अगर इसको अगर प्लग इन करें, अगर आप डी एक्स को एलिमिनेट करने की कोशिश करें ये डाल के इसमें से, तो फिर डी जेड जो निकल के आएगा ये वाला टर्म। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें कि डी एक्स को हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे डी एक्स का ये है कोफिशिएंट काइंड ऑफ, तो डेल जेड बाई डेल एक्स ये हो गया
और ये वाला पार्ट जो है, जो dx को वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ऐसे, ठीक है, प्लस ये वाला पार्ट, ठीक है। अब इसको आप रीअरेंज कर सकते हैं। आप पहले तो ये इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं इससे। तो अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये निकल के आता है डेल z बाई डेल x y डेल x बाई डेल y z। अब dy यहाँ पे भी है और बाद में dy यहाँ पे भी है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, जब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये पार्ट को मैं अलग कर देता हूँ, ये पार्ट को मैं साथ में जोड़ देता हूँ। तो ये वाला पार्ट यहाँ से आता है, ये वाला, ये ठीक है। तो ये अब इसको आप अगर रीअरेंज करें, तो अगर इसको रीअरेंज करते हैं, कहने का मतलब ये है कि इसको आप प्रॉपर से रीअरेंज करें, और क्योंकि डी जेड आप यहाँ पे भी है और डी जेड यहाँ पे भी है, तो इसको आप रीअरेंज कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको इधर लेफ़्ट हैंड साइड में लेके चले जाइए। अगर लेफ़्ट हैंड साइड में लेके चले जाते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड में, तो निकल के आता है 1, चूँकि इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 माइनस डेल z बाई डेल x y डेल x बाई डेल z y। और ये देखिए दोनों में कांस्टेंट y ही है, और ये हो गया dz, और ये लेफ़्ट और ये राइट हैंड साइड में ये आ जाएगा। तो ये हम लोग जो है इसको वैसे का वैसे ही रखेंगे, ठीक है। तो अब ये नोटिस कीजिए, एक आपका वेरिएबल dz है इस साइड, और ये आपका वेरिएबल y है। चूँकि ये z एंड y हमने यहाँ पे जो है जब हम लोगों ने ये किया था, तो चूँकि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह ट्रीट किया, तो इसका मतलब ये अगर सपोज 0 हो गया, y अगर 0 है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी एक तरह से आपका चूँकि इंडिपेंडेंट है, तो ये आप z को कितना भी वेरी करें तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि तभी पॉसिबल है जब आपका दोनों टर्म, ये वाला और ये वाला, दोनों ही 0 हो, क्योंकि आपका चूँकि इंडिपेंडेंट है, दोनों ही टर्म आपका 0 होना चाहिए, तभी जाके ये पॉसिबल है, क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट है। तो इसमें जो भी चेंजेस आएगा तो आपका लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा अनलेस ये वाला टर्म 0 है। अब इस बात को अगर आगे बढ़ाए तो ये आपका 0 हो गया और ये आपका 0 हो गया, तो यहाँ से दो रिलेशन निकलेंगे। तो मैं दोबारा से लिखता हूँ इसे। तो आपका पहला टर्म जो 0 है वो है ये, तो इसको मैं लिखता हूँ 1 माइनस डेल एक्स बाई डेल जेड वाई, और फिर आपका आ गया डेल जेड बाई डेल एक्स वाई, ये आपका 0 है, जो कि ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल एक्स बाई डेल जेड वाई 1 माइनस डेल जेड बाई डेल एक्स वाई। और ये जो है आपका, इसे कहते हैं रेसिप्रोकेटिव रिलेशन, रेसिप्रोसिटी रिलेशन, ठीक है। मतलब ये है कि सिंपल रेसिप्रोकल हो गया है, तो उल्टा आपका बिल्कुल मैच कर रहा है। देखिए आप ध्यान से, डेल एक्स बाई डेल जेड को मैंने जैसे उल्टा कर दिया है, वाई कांस्टेंट है जैसे इन्वर्स है ना। दूसरा जो टर्म है वो आप फिर से देख सकते हैं, ये वाला टर्म, ये टर्म पे ध्यान दीजिए, इस टर्म को मैं लिखूँगा मैं यहाँ पे। तो ये टर्म निकल के आता है डेल जेड बाई डेल एक्स बाई डेल वाई प्लस डेल जेड बाई डेल वाई
एक्स, ये आ गया 0, और ये हो गया आपका डेल जेड बाई डेल एक्स वाई, डेल एक्स बाई डेल वाई जेड, ये हो गया माइनस डेल जेड बाई जेड वाई एक्स। ठीक है, और इसको हम वापस लिख सकते हैं ऐसे, माइनस डेल वाई बाई डेल जेड एक्स, जैसे हमने यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हैं। अब ये वाला पार्ट जो है उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं तो निकल के आता है डेल जेड बाई डेल एक्स वाई, डेल एक्स बाई डेल वाई जेड, एंड डेल वाई बाई डेल जेड एक्स इज इक्वल टू -1। तो ये जो रिलेशन है जो आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है, जो ये रिलेशन है -1 पे, इसको हम लोग कहते हैं साइक्लिक रिलेशन। इसका रीज़न क्या है नोटिस कीजिए। z, पहले तो हम लोगों ने ये किया कि z डेल z बाई डेल एक्स वाई आपका कांस्टेंट है। उसके बाद फिर यहाँ पे एक काइंड ऑफ रिलेशन है ये, फिर डेल एस पे डेल वाई हो गया, जो कांस्टेंट था वो चेंज हुआ, लेकिन अब z कांस्टेंट है। फिर यहाँ से फिर देखिए अब y आ गया, फिर z नीचे आ गया, और फिर x कांस्टेंट है। तो एक तरह से साइक्लिक है, एक के बाद एक पेयर में चेंज होता जा रहा पेयर, है कि नहीं। तो इस रिलेशन जो है, और यहाँ पे नेगेटिव देखिए नोटिस कीजिएगा -1 है, तो ये रिलेशन बहुत ही वैल्यूबल है किसी भी प्रॉपर्टी में जहाँ पे भी फंक्शन आपका z इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई है या x इक्वल टू जेड वाई है, तो उसको आप ये रिलेशन यूज़ कर सकते हैं। तो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ में काफ़ी ये वैल्यूबल रिलेशन है, इसको हम लोग अच्छे से यूज़ करेंगे। चलिए, तो अब ये करते हैं, यूजिंग द आइडियल गैस इक्वेशन ऑफ स्टेट वेरीफाई द साइक्लिक रिलेशन एंड रेसिप्रोसिटी रिलेशन एट कांस्टेंट पी। इसका क्या मतलब है कि हम आइडियल गैस इक्वेशन हम यूज़ करेंगे, और दोनों जो रिलेशन हमने निकाला है, ठीक है, वो उसको हम प्रूफ करेंगे। तो आइडियल गैस जो रिलेशन है वो है पी वी इज इक्वल टू आर टी, ठीक है। तो पी वी इज इक्वल टू आर टी, और इसको हम लोग लिख सकते हैं P इज इक्वल टू आर टी बाई वी, ठीक है। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू P, देयरफॉर अगर P इज इक्वल टू, बिकॉज आर कांस्टेंट है, P इज इक्वल टू V बाई टी, ठीक है। तो अगर ये साइक्लिक रिलेशन की बात करते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं डेल P बाई डेल V कांस्टेंट T, फिर नेक्स्ट क्या आने वाला है डेल V बाई डेल T कांस्टेंट P, फिर नेक्स्ट क्या आएगा डेल T बाई डेल P एट कांस्टेंट v, ये आएगा -1। अब इस पे नोटिस कीजिए, ये जो अगर रिलेशन है ये डेल p बाई डेल v, जो यहाँ से अगर डेरिवेटिव निकाले तो निकल के आएगा -RT बाई वी स्क्वायर, है ना। ये निकल के आएगा बिकॉज p जो दिया हुआ है फंक्शन उसमें, तो ये निकल के आएगा ये। फिर ये क्या निकल के आएगा, बाकी कैसे निकालेंगे हम, बाकी कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं v इज इक्वल टू वी पी टी, ऐसे केस में आपका ये आ जाएगा आर टी बाई पी, है ना। आर टी बाई पी को आप v लिख सकते हैं, ऐसे केस में आपका डेल v बाई डेल टी एट कांस्टेंट p क्या आएगा r बाई पी। इसी तरह ऐसे भी लिख सकते हैं t इज इक्वल टू टी पी वी, ऐसे केस में आपका जो है t इक्वल टू आ जाएगा आर पी वी बाई आर, और ऐसे में आ जाएगा डेल टी बाई डेल पी आपका कांस्टेंट v जो है v बाई आर, ठीक है। अब इसे प्लग इन करें तो -RT बाई वी स्क्वायर, और ये r बाई पी सेकेंड टर्म, और थर्ड टर्म आ गया v बाई आर, तो ये तो कट गया, और फिर आपका जो आता है ये कटने के बाद ये आपका कट गया, तो RT बाई पी वी, आर टी बाई पी वी क्या है, आर टी बाई पी वी यहाँ से देखिए तो 1 है, तो और चूँकि -1 है तो ये हो जाता है -1, ठीक है। तो दोनों से कट जाता है, तो ये आपका आ जाएगा आर टी बाई पी वी जो कि -1 है। तो इसका मतलब ये राइट हैंड साइड जो है -1 में ये हो गया प्रूफ ऑफ का, ठीक है। तो साइक्लिक रिलेशन तो आपने प्रूव कर दिया। इसी तरह आप रेसिप्रोकेटिव रिलेशन जो है कांस्टेंट पी में भी कर सकते हैं, तो आराम से आपका हो जाएगा। अगर रेसिप्रोकेटिव कांस्टेंट पी में मतलब ये है कि अगर v इज इक्वल टू आर टी बाई पी है
कांस्टेंट p है तो डेल v बाई डेल t एट कांस्टेंट p ये पूछा है, क्योंकि कांस्टेंट p है इसका मतलब डेल केवल डेल v और डेल t है, इसको आप लोगों को प्रूफ करना है 1 बाई डेल t बाई डेल v एट कांस्टेंट p, ये प्रूफ करना है। तो ये आपका निकल जाएगा इस रिलेशन से r बाई p, और ये आपका निकल जाएगा 1 बाई p बाई r, ये हमने यहाँ पे भी निकाला था। ठीक है, तो यही आपका राइट हैंड साइड है, इसको वापस आपको रीअरेंज करेंगे तो निकल के आएगा ये r ऊपर चला जाएगा और नीचे p रहेगा तो r बाई p, तो ये भी आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होगा, तो ये भी प्रूफ हो गया। तो ये साइक्लिक रिलेशन और -1 रिलेशन जो है दोनों ही, मतलब जैसे -1 रिलेशन भी कई बार कहते हैं, या इन्वर्स जो रिलेशन है जिसे रेसिप्रोसिटी रिलेशन कहेंगे, दोनों ही बहुत ही वैल्यूबल चीज़ है थर्मोडायनामिक रिलेशन में, और इसको आमतौर पे आराम से याद कर सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि डिफ़िकल्ट है, ये कोई नॉर्मल मैथमेटिकल फंक्शंस हैं। तो चलिए आपको समझ में आया कैसे टोटल डिफरेंशियल और पार्शियल डिफरेंशियल यूज़ करना है हमें कैलकुलेट करने के लिए प्रॉपर्टीज़ को और चेंज इन द प्रॉपर्टीज़ को। अब अगले लेक्चर में हम इसी को बेस बनाकर मैक्सवेल रिलेशन के बारे में बात करेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो अगले लेक्चर में फिर से मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।